हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। आज हम लोग लगभग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को खत्म करने के लाइन में आ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टेप 6 की स्टडी करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिया, उसके बाद उसको होस्ट सेल में भेज दिया। ठीक है, कितने सारे कल हम लोगों ने प्रोसेस पढ़े, जीन गन पढ़ा, इसके बाद वो डिसआर्म्ड पैथोजन पढ़ा है ना। इस तरीके से 2-4 स्टेप पढ़े, माइक्रो जिसमें पोर बनाकर हीट शॉक मेथड से पढ़ा। इस तरह से कई सारे 3-4 मेथड्स पढ़े थे जिसके थ्रू आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला गया था। आज हम लोग उन्हीं होस्ट सेल को कल्चर करवाना है। अरे अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताइए कि होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजने का हमारा क्या एम है? हमारा एम है कि उस डिजायर्ड जीन को जो हमने भेजा है उससे प्रोडक्ट बने। तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि एक प्रोसेस जो चलती है कि वो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये बात आप लोगों को पता है ना। तो बच्चों, ये हम लोगों का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अल्टीमेट एम क्या है उसका कि डिजायरेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर एक लाइन सब लोग नोट डाउन कर लेना कि द मेन फंक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज टू फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन। अब वो डिजायरेबल प्रोटीन उस जीन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। हम लोग उसको मल्टीपल फॉर्म्स में फॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमको दवाइयां 1-2 टैबलेट्स नहीं बनानी, हम लोग को दवाइयां लार्ज स्केल पर बनानी है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फॉरेन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर जगह पर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो छोटे स्केल पर भी ऐसा नहीं है कि होस्ट सेल को छोटे स्केल पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेन हमको उसको इंडस्ट्री के थ्रू लार्ज स्केल पर बनाया जाता है। पहले बात करते हैं क्या छोटे स्केल पर बनाया जा सकता है? यस, छोटे स्केल पर आप क्या करोगे? एक छोटा सा लैब, मतलब लैब में जाओगे, इन लैब जाओगे, लैब में आप बीकर लोगे, बीकर के अंदर वो मटेरियल डालोगे, उस कौन सा मटेरियल? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मटेरियल, वो डालोगे, उसके अंदर उसका क्या डाल दोगे? न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दोगे। ठीक है, उसको ग्रोथ कराने वाला, उसको खाने पीने के लिए भी तो कुछ दोगे, तो क्या डाल दोगे? न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दोगे, और बस ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और ग्रोथ और मल्टीप्लाई करके हम लोगों को प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन बच्चे, ये बहुत ही छोटे स्केल पर मिलने वाला प्रोडक्ट है। एक बार में, एक बीकर में कितने ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का कल्चर आपका बैच कल्चर कहलाता है। मतलब एक बैच में, एक बीकर में आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा लिया, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हम लोगों को लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो अब क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हम लोगों को बायोरिएक्टर्स यूज करने हैं। अब बायोरिएक्टर क्या है? इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले वो लार्ज टैंक्स जिसमें हम लोग 100 लीटर से 1000 लीटर तक मटेरियल को रखकर या न्यूट्रिएंट मीडियम को रखकर हम लोग उसको ग्रोथ करा सकते हैं, उसका फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये बात समझ में? इतना सारा बायोरिएक्टर, मतलब इतना सारा मटेरियल उसमें रखकर हम लोग एक साथ इतना सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन द मोस्ट कॉमन यूज्ड बायोरिएक्टर जो है वो बच्चों है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें से स्टर्ड का मतलब ही होता है लगातार घूमना। स्टर्ड का मतलब ही होता है लगातार घूमना। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मोटर लगा रखी है। इस फिगर को समझिए बच्चों, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जब एग्जाम होते हैं तो उसमें डायरेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए आता है एक्सप्लेन द बायोरिएक्टर, या विच टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, या लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए आप किस टाइप का बायोरिएक्टर यूज करते हो। तो इसलिए आपको फिगर का ज्ञान होना चाहिए, कैसे बनता है। बहुत इजी फिगर है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इस स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में पहले नंबर पर तो कर्व्ड बेस होना चाहिए। कर्व्ड बेस क्यों होना चाहिए? ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। अच्छा बच्चों देखो, जैसे मान लो ये आपने लिया, अगर इसमें कोई चीज घुमाओगे तो यहाँ की चीज और यहाँ की चीज तो नहीं मिक्स हो पाएगी ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिक्सिंग करने के लिए हम लोग कर्व्ड बेस वाले रिएक्टर का यूज करते हैं। ये कर्व्ड बेस वाले बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें फ्लैट ब्रेडेड एम्पुलर लगा हुआ है। एम्पुलर का मतलब वो लगातार मूव करता है। ये मैंने एक तरीके से आपको दिखा दिया कि लगातार मूव करता है। ठीक, लगातार मूव करता है। इसी में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला हुआ है, इसी में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है,
और इसी में आपने होस्ट सेल डाल दिया। मान लीजिए होस्ट सेल आपने डाल दिया, 5 डाल दिए, मान लीजिए 5 डाल दिए, 10 डाल दिए। वैसे तो 100 से 1000 लीटर बनाना है, तो बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे होस्ट सेल को हम लोग इसमें डाल देते हैं। अब बैक्टीरिया आया, वाह भाई मेरा तो अच्छा मीडियम मुझे मिल गया, अब मैं इसमें ग्रोथ करूंगा, अपने मल्टीप्लाई करूंगा, अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया को फॉर्म करके रख दूंगा। यही तो बात हुई ना। तो इस बायोरिएक्टर में उस मटेरियल को भेजा जाता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है, और उस प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में आपका ये बायोरिएक्टर, आपका जो होस्ट सेल है वो भर भर के ग्रोथ और मल्टीप्लाई करता है। हमको जाहिर सी बात है कि अगर भर भर के मल्टीप्लाई करेगा तो भर भर के प्रोटीन ही तो बनाएगा, और हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? एक ये भी आपके सेल बुक में बना हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लो। स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, यानी कि इसमें भी घूम तो रहा है, बट स्पार्स्ड का मतलब होता है उसको गीला करना, किसी वस्तु को गीला करना, किसी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लगातार घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, जिसके घूमने से यहाँ पर क्या होते हैं, बुलबुले उठते हैं। बुलबुले उठने के कारण यहाँ पर, मतलब देखो इस जगह पर जब बुलबुले उठते हैं तो ये बुलबुले तेजी से ऊपर के जो लिक्विड होता है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। देखो इस तरीके से आपको पता है, जब भी कभी कोई कर्व सरफेस आती है तो वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, और जैसे उसने सरफेस एरिया बढ़ाया उसने ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया। ऑक्सीजन को कैप्चर करके कहाँ भेज दिया, इसके अंदर भेज दिया। और जैसे ही बायोस को जो आपका लिया गया था होस्ट सेल बैक्टीरिया जो लिया गया था, उसको जैसे ही ऑक्सीजन मिली वो रेस्पिरेशन करके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। और बस अपने आप को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि ढेर सारे उसने अपने जैसे बैक्टीरियाज बना लिए, और उसके बाद उन्हीं से आपने डिजायरेबल प्रोटीन बना लिया। तो 2 बायोरिएक्टर्स का प्रयोग किया जाता है फॉर लार्ज स्केल में होस्ट सेल को कल्चर करना। बहुत सारे होस्ट सेल हमने बना लिए और उसी होस्ट सेल से होस्ट सेल के अंदर डिजायरेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बन गया। अच्छा, एक और बात है कि आखिर इन बायोरिएक्टर में ऐसा क्या क्या होता है जिसका यूज हम लोग इस बायोरिएक्टर में करते हैं। तो फटाफट इसको देखिए। एजिटेटर सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज को घुमाने वाला। एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, और क्या भैया, अगर किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करानी है तो उसको ऑक्सीजन तो उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी उसके पास होना चाहिए। पीएच कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए। और सैंपलिंग पोर्ट, सैंपलिंग पोर्ट का क्या मतलब होता है, बीच बीच में उससे सैंपल निकालकर हमको टेस्ट करते रहना चाहिए कि आखिर हम लोग जो बना रहे हैं वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से इतनी सारी चीजों का उपयोग हम लोग किसी भी बायोरिएक्टर को बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से लार्ज फॉर्म में, लार्ज स्केल में हम लोगों का होस्ट सेल फॉर्म हो जाता है। इतनी बात समझ में? इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए 2 मिनट में। चलिए बच्चों, इसके आगे देखें। आखिर इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐसा क्या होता है जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ करती है। तो इसको कहाँ लिखा जाए, देखिए बच्चों यहाँ लिख दे रहे कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होना चाहिए। देखिए इस न्यूट्रिएंट मीडियम में होना चाहिए, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में आप रखोगे बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने वाला सबस्ट्रेट। जैसे बैक्टीरिया मीठी चीजों पे ग्रोथ करता है, मीठी चीज क्या मतलब, सबस्ट्रेट का मतलब ग्लूकोज पे ग्रोथ कर सकता है, तो वो डाल दो। विटामिन्स डाल दो, मिनरल्स डाल दो, ठीक है, विटामिन्स डाल दो, मिनरल्स डाल दो, इसके अलावा उसमें कुछ सॉल्ट्स डाल दो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट मीडियम में आप डालकर उसको ग्रोथ करा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो लास्ट स्टेप बस इस चैप्टर का बचा है, इसको फटाफट आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इसको रब करने जा रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग स्टेप 7 के बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। स्टेप 6 कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने लार्ज स्केल पर बायोरिएक्टर का यूज करके होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करवा दिया। उनके ज्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करने से हमको ज्यादा नंबर में डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। डिजायर्ड प्रोडक्ट किस फॉर्म में मिला, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोटीन के फॉर्म में मिल गया, है कि नहीं, मिल गया। हम लोग को प्रोडक्ट तो ढेर सारे मिल गए, लेकिन उस बायोरिएक्टर से हम लोग उसको सेपरेट भी तो करेंगे। क्यों सेपरेट करना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ डेड बैक्टीरिया की सेल्स होंगी, वो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, उसी में हमारा डिजायरेबल प्रोटीन प्रोडक्ट भी होगा, तो हमको उसको सेपरेट करना भी जरूरी है। तो उस बस आपका यही स्टेप लास्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
इस प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ऊपर प्रोसेस चलती रहती है, नीचे से उसको सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन मेथड से उसको हम लोग निकालते रहते हैं। तो सेपरेशन में बच्चों हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था किन किन मेथड से आप किसी भी दो चीजों को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो। फिल्ट्रेशन का मतलब किसी चीज से छानना, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब बहुत पता है, सभी लोगों ने किया होगा, मथानी से किसी चीज को मथो, जो भारी प्रोडक्ट होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, जो हल्के प्रोडक्ट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो बड़े प्यार से आप इसे सेपरेट आउट कर लेते हो, फिर आपने उसको प्योर कर लिया। प्योरिफिकेशन मेथड के भी कई सारे तरीके, जैसे ड्राइंग, उसको सुखा दो, क्रोमेटोग्राफी, कलर के बेस पर हम लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ी थी। ये 9th क्लास के लेक्चर में हम लोग इसको पूरे अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक। डिस्टिलेशन मेथड, टू मिसिबल लिक्विड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होने चाहिए और फिर हम लोग उसको गर्म करके प्राप्त कर लेते हैं अलग अलग लिक्विड्स को। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब अलग अलग है अगर वो, तो बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी एक को भाप में उड़ा दो और कोई एक वहीं पर रह जाएगा। इस तरीके से अलग अलग प्योरिफिकेशन के मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो इनमें से किसी भी एक मेथड का प्रयोग करके उसको प्योरीफाइड करा देते हो। तो भैया जी हम लोगों का एक्सट्रैक्शन तो हो गया बाय द हेल्प ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें कौन से दो स्टेप यूज करते हो, एक सेपरेशन, एक प्योरिफिकेशन। प्रोडक्ट भी प्राप्त हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, अब उसकी करनी है पैकिंग। तो पैकिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रिजर्वेटिव्स को भी तो मिलाना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि क्या पता आज बिके, कल बिके, 10 साल बाद बिके, 5 साल बाद बिके, 1 साल बाद बिके, वो तो टाइम है भाई, कब बिकेगा प्रोडक्ट, मार्केट में लॉन्च कब होगा, कुछ भी इस तरीके से करके हमको उनमें प्रिजर्वेटिव्स को मिलाना जरूरी है। तो फिर प्रिजर्वेटिव करा के हम लोग उसको पैक करेंगे और मार्केट में भेज देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ड्रग्स बनाया हम लोगों ने, किसी मेथड से इंसुलिन बनाया है ना, तो उस मेथड में भैया उसको पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स में उनको पहले बंदर वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, खरगोश वगैरह में, चूहों वगैरह में प्रयोग किया जाता है। तो अब तो खैर गवर्नमेंट इस चीज के लिए बैनिंग करे कि नहीं, इनको नहीं मारा जाए, लेकिन फिर भी नहीं किया जाएगा तो इंसानों पर डायरेक्ट एप्लीकेबल भी तो नहीं है ना ये दवाइयां, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो बच्चों स्टेप 7 यहीं पर खत्म होता है और हम लोगों का पूरा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। खूब अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए बच्चों, लगभग नहीं 100% है कि 10 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो स्टडी करिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।